सूरत हाल पे बहुत पाकिस्तान में बातचीत भी हो रही है, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और बड़ी दिलचस्पी भी जाहिर की जा रही है। और इस मुल्क में हमेशा एक डिबेट रही है 1971 के हवाले से और बड़ी बहस भी होती रही है और सियासी तौर पे भी उस पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की गई है और सियासी तौर पे उस मामले को देखा भी गया है। तो मैं समझता था कि आज ज़रा बांग्लादेश के हवाले से और जो गुज़िश्ता कल एक कानून साजी हुई है जो कौमी असम्बली से सेनेट से एक्ट मंजूर किया गया है, इलेक्शन एक्ट की तरमीम, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या था और वो कानून जो है जो बनाया गया है वो किस नज़रिए से बनाया गया है और उस कानून के बनने के बाद उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रहनी चाहिए। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। तो इस कानून के हवाले से पहले बात करते चले कि बिलाल कियानी साहब जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया कौमी असम्बली में और वो कसरत राय से बिल को मंजूर किया गया। उसके बाद सेनेट के अंदर वो बिल सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने पेश किया और वहाँ से भी वो अक्सरियत ने उसको मंजूर किया और वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़े है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और एक पार्टी का आप एफिडेविट असेंबली में जमा करा दें कि मैं फ़लाँ पार्टी का रुकन हूँ, जैसे मैंने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून में जो है मैं उसका कैंडिडेट हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन वहीं से लड़ा था। आज़ाद उम्मीदवार अगर मुस्लिम लीग नून का एफिडेविट जमा कराता है, रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फ़लाँ पार्टी का रुकन हूँ, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? क्या वो हल्फनामा ख़त्म हो सकता है? उस हल्फनामे को ख़त्म करने के बाद क्या आप कोई और जमात ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आपकी हैसियत को तब्दील किया जा सकता है? क्या कौमी असम्बली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत ख़त्म करके, हल्फ ख़त्म करके, क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? ये बड़ी पेचीदा एक सूरत हाल है। और देखिए, एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। वो रूल क्या कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है और उस रूल के तहत उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। हुआ ये है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है और वो प्रैक्टिस भी मौजूद थी, रूल भी मौजूद था। और देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी आइन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 62, 63 इनको मुअत्तल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उस पर अमल दरामद कराने के लिए, और आइन के कुछ आर्टिकल्स के हवाले से उसके स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा, 175, 185 के स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा। और ये भी सवाल उठाया है कि 15 दिन तब गुजरे थे जब ये ऑर्डर आया है हफ्ते वाले दिन, कि 15 दिन गुजर गए, तफसीली फैसला जारी अक्सरियत की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा? ये सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अफगान साहब ने ये सवाल उठाए हैं। अब 15 से भी ऊपर दिन गुजर गए हैं और देखिए, जब आइन क्लैरिटी के साथ कहता है कि किसी भी सियासी जमात को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत दी जाएंगी, तो उसका मकसद ये बनता है कि वो जमातें जो पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं, आज़ाद ब्लॉक को ये सहूलत हासिल नहीं है। अब ये भी उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना तो उनके चेयरमैन हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़ा, ना उनका पार्लियामान में कोई वजूद था। वो MTM MWM ज्वाइन करते तो शायद उनको सीटें मिल जाती। अब पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। एक ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं। तो ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह की बात है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि हर सियासी जमात
अपने उम्मीदवारों की, जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार होते हैं, उनकी फहरिस्तें आवेज़ा करती हैं एक शेड्यूल के मुताबिक। उस शेड्यूल को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ख़त्म नहीं किया। अगर हमने 15 ख़वातीन की लिस्ट दी है, 10 माइनॉरिटी मेंबर्स की लिस्ट दी है, वो इलेक्शन डेट से पहले लगनी होती है शेड्यूल के मुताबिक, ताकि वोटर को हम मुतला कर सकें कि ये हमने चॉइस की है और ये वोटर के ऊपर है कि वो उस चॉइस के मुताबिक हमें वोट देता है जनरल इलेक्शन में या नहीं देता। तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया, कानूनी माहिरीन के मुताबिक बिन मांगे रिलीफ दिया गया कानूनी माहिरीन के मुताबिक, और ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था। ये इसी तरह है कि नादरा में आप जाएं और आप कहें कि जी मेरे खाना वल्दियत में मोहम्मद इस्माइल लिखा हुआ है, तो वो कहें नहीं, आपके खाना वल्दियत में जो है वो अहमद शफीक होना चाहिए था। अब खाना वल्दियत तो मतलब इस तरह तब्दील हो सकता है बगैर चाहे बगैर कहे, ये तो समझ से बाहर है। तो देखिए, पार्लिमान एक बालादस्त इदारा है, पार्लिमान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है, और पार्लिमान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया, मज़ीद उसको दवाम बख्शा, तकवीत बख्शी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पे जो सुकम पैदा हुए, कानूनी तौर पे जो मसाइल पैदा हुए, इनका हल बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि कानूनी मामलात में बिल्कुल जो है वो इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पार्लिमान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस के फैसले के हवाले से मैं जिस पे बात करना चाहता था। और मैं अब ज़रा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर भी बात हो जाए। और हम ये बिल्कुल समझते हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं, और हम इसको सराहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने जो एक रेजिलियंस दिखाई है, एक अज़म दिखाया है, हौसला किया है, एक हिम्मत दिखाई है, और उन्होंने वो बाहर निकले हैं, ये बिल्कुल एक सराहने वाली बात है। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। क्या कहा? अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। यानी उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो कहते थे, और हम समझते थे कि कतर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया जिन लोगों ने, उनके मामले के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ ना। तो जेल से बार बार शेख मुजीब इनके लीडरों ने आके टीवी पे बात की और कहा जी हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। अब इन्होंने हमेशा, वो मुनासिब नहीं है मुहावरा कहना, मगर चलें उसको किसी और शक्ल में कह देते हैं, यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। हर बात पे यू टर्न, मुझे फौज ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला, अब फौज मेरी अमेरिका के खिलाफ मदद करे, अमेरिका मेरी फौज के खिलाफ मदद करे। यानी कोई आप बंदा चकरा नहीं जाता किसी बयानिए से कि यार आपका बयानिया है क्या, आपका कोई दीन ईमान भी है कि नहीं है। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। और कल बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कुछ सीखें हसीना वाजिद से। भाई साहब, आपकी जमात ने इस मुल्क में बयानिया बनाया शेख मुजीब का, पूरे ट्विटर की वीडियोस। मुझे बता दें, शेख मुजीब को हीरो डिक्लेयर करने की वीडियो क्या तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं लगी? क्या इमरान खान का मवाजना शेख मुजीब से नहीं किया गया? हाँ, एक तहरीके इंसाफ की हुकूमत में और हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। उधर भी वो बैरूनी मदद मांग रहे थे, ये भी बैरूनी मदद मांगते रहे हैं। उन्होंने भी अपने मुल्क में एक ऐसी करप्शन की जो 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना से बिल्कुल उसकी बड़ी मुमासलत है। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। अब खड़े हो ना कहें, लगाएं पोस्टें।
बनाए वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं, आज आप कह रहे हैं जी अवाम ने कमाल कर दिया। तो ये वो रजीम थी जिसने वहां पे तकसीम पैदा की थी, और आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। आप भी समझते हैं कि तकसीम से फ़ायदा होता है सियासी तौर पे। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर पीएचडी की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज कहें कि जी कॉलो फेल का तजाद, ये मास्टर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, मास्टर ऑफ डिसेप्शन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अमल कुछ है, कान में गएगा इस्लामी कार्ड प्ले करते हैं। आज इस्लामी कार्ड, मैं अमर बिल मारूफ हूं, आप नहीं अनिल मुनकर हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि जब ये बातें करते हैं और मजहब से अपने आप को लिंक करते हैं, कोई कह रहा है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दौरे हाजिर का पैगंबर साथ खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कंडमनेशन नहीं है इस बात की। और एक वो बच्चा आया है, वो वीडियो आज भी मौजूद है, जो कह रहा है कि जी सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के कौन थे और सेकंड लकी पेरेंट्स कौन है। वो क्लिप आपको मैं भिजवा दूंगा, आप सुन लीजिएगा। यानी शर्म आ जाती है यार, आप अपने करतूत, आप सियासत करें, आप इस्लाम को तो मत इस्तेमाल करें अपनी सियासत के लिए। हर चीज़ के ऊपर यू टर्न है। और बैरिस्टर गौर साहब खड़े होकर सीना वाजिद की बात करते हैं। भाई आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे, सिर्फ एक स्टैचू गिरने से ही हो गया, थोड़ी सी ख्याल कर लेते। आपने इतनी पैसे लगा के, मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेके एक बयानिया बनाया था। हाँ, आपके और उनके दरमियान बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। तो आज क्या वजह है कि आप उस बयानिए से इनहराफ करना चाहते हैं? उस बयानी से आप मुनहरिफ हैं कि शेख मुजीब आज आपका हीरो नहीं है। थोड़े से हालात खराब हुए हैं। और देखिए, वही दुनिया के बड़े इदारे, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है करप्शन के मामलात जो हैं, क्या आपके करप्शन के मामलात उससे मुख्तलिफ थे? आपके भी वही करप्शन के मामलात थे, आप भी बैरूनी मदद चाहते थे, आप भी चाहते थे कि माशरे को मजीद तकसीम किया जाए। तो आप में और उधर कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। तो आज आए ना शेख मुजीब के हक़ में बयान दें और कहें कि मैं शेख मुजीब हूँ, और वीडियोस बनाएं, ट्विटर पे पोस्ट करें और उसको हीरो बना के पेश करें। आज आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करेगा तो आप अमेरिका को ललकारेंगे और फिर कहेंगे कि फ़ौज मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप फ़ौज को ललकारेंगे, कहेंगे अमेरिका मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप 9 मई के हमले करा देंगे, आपकी तीनों बहनें मौजूद होंगी, आपका भांजा मौजूद होगा, आपके पार्टी के लीडर्स कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आग लगाने आए हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। और आपको सूट नहीं करेगा तो आप कहेंगे मैं नहीं था, मैं नहीं था, मेरे लोग नहीं थे, ये खुद ही गए थे। इन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई, इनको रोका क्यों नहीं गया? अंदाजा करें, आग लगाने वाले पूछ रहे हैं मैं रोका क्यों नहीं गया। लाशों की तलाश रहती है अक्सर। तो आप अपने केसेस का जवाब दें, आप अपने केसेस की बात करें। और बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि वो अपने लीडर को जाकर जेल में जब मुलाकात करते हैं तो उनको बताएं कि वो शेख मुजीब जो आप जिसको हीरो बना रहे थे, वहाँ थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो गई है, तो बयानिया हमने अब बदल लिया है, अब हमारा बयानिया ये नहीं है, ये है। तो ये जो बार बार कॉलो फेल में तजाद है, मुनाफिकत की सियासत है, झूठ है, बोहतान है, इल्ज़ाम है, गलत बयानी है, फरेब है, मकर है, ये सारी चीज़ें मिलें तो एक तरीके इंसाफ बनती है और इनका बानी चेयरमैन पीटीआई बनता है। जी देखिए, एक तो इकोनॉमिकली उधर हालात में कोई ख़राबी मुझे तो नज़र नहीं आई है। इकॉनमी का इशू नहीं था, मुआशी हालात का इशू नहीं था, इशू तकसीम का था, करप्शन का था, और जो एक कोटा सिस्टम वहाँ पे था उसका था। तो देखिए, बात ये है कि जब आप तकसीम करते हैं सोसाइटी को, या करप्शन की बुनियाद पे एक सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली हम तो आज हुकूमत ये कह रही है कि हम उनकी आवाम के साथ और उनके साथ, उनके लोगों के साथ खड़े हैं। हुकूमत भी खड़ी है, अवाम भी खड़े हैं, और हम समझते हैं कि हालात जो हैं वहाँ पे नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न करें, वहाँ पे हालात नॉर्मल हों और वो पेचीदगियों से निकलें बाहर और तरक्की करें। बिल्कुल। और देखिए,
बैरूनी मदद उनको हासिल थी, आपको पता है, और बैरूनी मदद वहीं से हासिल थी जिसने आज कश्मीर में मजालिम ढाए हुए। अब कोई हिडन चीज़ नहीं है। तो जब मुजीब वाला बयानिया बनाया जा रहा था, क्या किसी ने खान साहब को नहीं बताया कि उसकी बेटी जो है वो कहाँ से बैरूनी मदद मांग रही है? मसला सिर्फ ये है कि छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर इतनी इतनी बड़ी छलांगें लगाई जाती हैं कि बाद में कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। तो पहले सोच लिया करें, 9 मई के हमले करने से पहले, फ़ौज पे बुतान करने से पहले, कभी इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब करने से पहले, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक ये कहता रहूँगा, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक सियासी जमात का रुकन हूँ, मेरी भी लीडरशिप है, मगर मैं ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैं क्यों कहूँ? ये ऐसे लोग इन्होंने कर दिए पैदा जो समझते हैं कि ये ना रहे तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का वजूद भी ना रहे, मैं ना रहा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। भैया आप रह जाते तो खुदा ना खास्ता ये काम हो जाता। जमात इस्लामी के बारे में जो दस रहा है जी, रात भी आपकी मीटिंग हुई है, उनके पहले भी बीच में गैप आ गया और अब उन्होंने धरना कराची भी शुरू कर दिया, लाहौर की काम दे रहे हैं, पिशावर की दे रहे हैं, रात कोई ब्रेक नहीं हो सका आपका? देखिए कल हमारे जमात इस्लामी के साथ बहुत खुश असलूबी से मामलात आगे बढ़े और मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम नशिस्तों से कल की नशिस्त ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए थी कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हमने उनको कुछ नकात आज भिजवाए हैं और उस पर आज मज़ीद मशावरत होगी। तो आज कोशिश है कि आज मशावरत को हतमी शक्ल दी जाए, तो वो भी अवामी इशू पे निकले हैं। हमारा भी यही मुतालबा है, देखिए हमारी भी यही एजेंडा है, उनका मुतालबा है, हमारा एजेंडा है कि बिजली के बिल कम होने चाहिए, IPP का रिव्यू होना चाहिए। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है। 50 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी गई है 200 यूनिट वाले सारिफ को, वो इसीलिए दी गई है डेवलपमेंट बजट काट के कि बिजली के बिल जून के, जुलाई के, अगस्त के इन 3 महीनों के वो कम आए। तो उम्मीद है कि अच्छी पेशरफ्त होगी और ये मामला खुश असलूबी से जो है वो हल होंगे। ये कानून साजी हुई है ना, आपको पसंद नहीं आई कल जो हुई है, अच्छी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, एक एक स्टेप करके कानून साजी हो गई है। और वो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद तरीके इंसाफ की ज्वाइनिंग मुमकिन होगी? कानूनी माहिरीन इस पर बेहतर राय दे सकते हैं, मुझे नहीं पता, मगर तरीके इंसाफ के वजूद में थोड़ा सा डेंट तो पड़ा है इस चीज़। सर ये बताइएगा, इसी सवाल को आगे लेके जा रहा हूँ, PTI नहीं, बट उसमें फिर PTI में कैसे जाएंगे ये मेंबर्स? सर इसी सवाल को आगे बढ़ाता हुआ कि सर आपने PTI के ऊपर तो बैन करने की बात की है, लेकिन सर जो PTI के जो सपोर्टर्स थे, जो सहूलतकार के साथ जो 3 जर्नैल थे, सर उनके ऊपर भी आप गद्दारी का और आर्टिकल 6 लगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए मामला ये है कि उस वक्त की सियासी जमात जिसका नाम तरीके इंसाफ था, बानी चेयरमैन PTI ने फैसले किए ना, एग्जेक्टिव अथॉरिटी इनके पास थी। और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, पहले कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, फिर कहा ये मीर जाफ़र है, यानी बाप को मीर जाफ़र कह दिया। तो या बाप है या मीर जाफ़र है भाई, या अमेरिका ने गिराई है या फ़ौज ने। फिर एंड पे जब बिल्कुल बात नहीं ना बनी, उसने कहा नहीं अमेरिका ने नहीं भी गिराई, फ़ौज ने भी नहीं गिराई, ये मोहसिन नकवी ने गिरा दी है। तो देखिए थोड़ा सा ज़रा मेरा ख्याल है ज़हनी चेकअप की भी ज़रूरत है। अब जो फ्रिज लिया गया है, अब आप सुन लें दास्तान, मैं AC उतार लूँगा, मैं घर का खाना बंद कर दूँगा, मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगा। अब कहा है शहनशाह आली का ये फरमान है कि जब जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़े फ्रिज से मेरे लिए पानी आता है तो वो 400 मीटर जब वो उठा के लाता है अर्दली उसको, तो वो गर्म हो जाता है। मेरे सेल के अंदर मुझे ज़ाती फ्रिज मुहैया किया जाए, वर्जिश वाली साइकिल मौजूद है, फ्रिज आ गया है, खाना पीना चल रहा है। मेरी तो बल्कि सदा होगी, मैं जेल वालों को कहूँगा एक फिजिबिलिटी बनाए, छोटा स्विमिंग पूल बना दें, तालाब बना दें छोटा सा, जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत तैराकी कर सकें। गर्मी बहुत है, एक्सरसाइज का भी शौक़ पूरा हो जाएगा। स्विमिंग पूल के साथ छोटा क्लब भी बना दें। जो कहते थे ना, मैं मगरिब को बहुत अच्छा जानता हूँ, तो शाम को अगर कोई थोड़ा बहुत नाच गाने का भी मूड हो तो वो फिर वहीं पे स्विमिंग पूल के साथ ही छोटा बार बना हो, तो वो भी मामलात वहाँ पे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि फ्रिज भी आ गया, साइकिल भी आ गई, अब पार्टी रह गई है, वो भी वहाँ पे उसका कोई इंतज़ाम जो है मुनासिब जो है वो मेरा ख्याल है कर देना चाहिए। जी 5 तारीख को बहुत बड़ा जलसा किया PTI ने जी, सवाबी के अंदर। 22 तारीख को ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर इजाज़त न मिली
चौक में जलसा करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, पहले आग लगा दी, फिर कहा जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं हमें मिला था, तो इस बात की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती ना कि ज़िंदगी को यहाँ मफलूज कर दिया जाए। और उसी डी चौक में जहाँ पे पीटीवी पे हमला किया था, जहाँ हम बैठे हैं, पैसे ही दे दो यार वापस जो पीटीवी पे हमला किया था। सरकारी नुकसान हुआ है ना, अरबों रुपया आप पहले खा गए तोहफों के मद में, पीटीवी पे आपने हमला करके यहाँ पे करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ये ऐसे दहशत गर्दों को तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल को वो ये जो फितना ख्वारिज है ये भी कहेंगे हमने जलसा करना है डी चौक के अंदर, क्या उनको भी कहेंगे आ जाओ जलसा कर लो? तो ये जो TTPTI है, तरीके तालिबान पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इनको बिल्कुल ऐसी कोई इजाज़त मांगे ज़रूर रूल्स के मुताबिक उसको देखते हैं, मगर ये डी चौक की तरफ इधर सेंसिटिव बिल्डिंग्स की तरफ कोई फड़के भी ना, क्योंकि ये सेंसिटिव बिल्डिंग्स की तरफ आते हैं, पीछे इनके पास बारूद होता है, इनके वो सोशल मीडिया के बंदे के पास से क्या क्या निकला है गाड़ी के अंदर। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि ये आज आप बातें कर रहे हैं, कल यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ कोई और शख्स यही बातें कर रहा होगा आपके बारे में। ये आपकी सियासतदानों की आपसी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये कब खत्म होंगी? बहुत अच्छा सवाल। एक गरीब शख्स जो पाकिस्तानी है उसको कब रिलीफ मिलेगा? देखें, इस मुल्क में एक साजिश की गई, और इस मुल्क में साजिश ऐसी की गई कि हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ, अब सुन लें, आपने सवाल किया है, हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ नहीं चाहता था। ये पूरी एक लेगेसी है रॉथस्चाइल्ड की, गोल्ड स्मिथ की, कभी आप इसकी रिसर्च कीजिएगा। मुझे अगर आप गन पॉइंट पे कहें ना कि तुमने सादिक खान की लंदन में सपोर्ट नहीं करनी, जैक गोल्ड स्मिथ की करनी, मैं मर जाऊंगा, मैं जैक गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे अकायद उसका इजाजत नहीं देते, मेरी पाकिस्तानियत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं एक पाकिस्तानी के खिलाफ वहां पे एक गोल्ड स्मिथ की कैंपेन करूं। ये वही कर सकता है जिसका ज़मीर मर चुका हो। देखिए, हम सियासतदानों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था इस मुल्क के अंदर, हम ही सियासतदान थे जो बदस्तों गिरेबान थे, मगर हमने कहा यार नहीं, अब लड़ाई नहीं, अब हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बैठेंगे और हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। फिर एक शख्स आता है और कहता है मैं कंधों पे सवार होकर आऊँगा, और जब वो आता है तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% पे होती है, डॉलर 120 पे होता है, पेट्रोल 130 पे होता है, महंगाई की शरह 4% होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं, CPEC बन रहा होता है, 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई होती है, गरीब आदमी खुशहाल होता है, पाकिस्तान में तरक्की का दौर जा रहा होता है। 4 साल में जो शख्स ये कहता था कि मुझे डॉलर के रेट का या टीवी से पता लगता है या बीवी से लगता है, और जो छत पे गोश्त फेंक के, मुर्गियां जला के, बकरे जला के अपना गुजारा करता था, 12 बजे दफ्तर आता था और 5 बजे घर चला जाता था। PM हाउस का स्टाफ बड़ा उनको याद करता है, वो कहते हैं जी 12 बजे आते थे, 5 बजे रहते, हमें तो काम ही नहीं करना पड़ता था। ट्रैक सूट में शाम को एनके लगा के बैठ के, बड़ा फैशनेबल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी 3 बजे उठूँ, 5 बजे काली एनके लगाऊँ, ट्रैक सूट पहनूँ और बैठ जाऊँ और पार्टी की मीटिंग्स करूँ, बड़ा अच्छी बात है। मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई, हमारे तमाम दोस्त ममालिक को नाराज किया। मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, उधर एक OIC की कॉन्फ्रेंस एक मुल्क में रखवा के गए नहीं। उसके बाद उन्हें कहा जी हम आ रहे हैं, तू चलते, मैं आया, वो देखते रह गए बेचारे कि हम करें क्या इसके बाद। तो देखिए, ये लड़ाई, सियासी लड़ाई को आज भी मेरा सियासी मुखालिफ बैठा, सबसे पहले जाके हाथ मिलाता हूँ। कोई खुशी गमी किसी की हो जाए, गमी हो तो फातिहा करते हैं, बैठते हैं जाके उनके घरों में जाते हैं। ये किसने कहा था कि तुम चोरों से हाथ मत मिलाओ, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इनकी खुशी गमी में शरीक मत हो। जिस शख्स ने इस मुल्क में सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया और कहा ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, फलां बन जाए, जिसके 4 टुकड़े हो जाए, ये देखें, ये पूरा ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है। कभी डिटेल से आपसे बात होगी तो इसके मैं आपको कॉन्टूर्स बताऊंगा। आज मुझे डॉक्टर इसरार की बात याद आती है, हकीम सईद की बात याद आती है। वो कह के गए थे कि एक शख्स आएगा जो ये काम करेगा, उसने सारे वो काम किए हैं जो वो कह के गए थे। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें, कोई एक मुल्क बता दें जो राजी हो, मेरा नहीं ख्याल। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताहिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन एक्ट